हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज शर्मा आपका एक बार फिर से ज्योति एकेडमी द्वारा ऑर्गेनाइज इन वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 9 है। बेटे, इससे जस्ट पहले वाला यानी लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था। बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात किया था, वो था E = KQ/R²। उसके बाद हमने जो पॉइंट पढ़ा था वो था विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऑब्लिक बल रेखाएं। आप सभी ने अपने नोट्स में इन पॉइंट्स को प्रिपेयर कर लिया होगा। एक बार मैं फिर से आपको इनको रिवाइज करवाता हूँ। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऑब्लिक बल रेखाएं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद जो आप पढ़ोगे उसमें आपके बहुत काम आएगा, और इसके फर्दर जो चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 2, उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए काम आएगा बेटे, इसलिए इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन क्या है? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, क्षेत्र रेखा कहलाती है। क्षेत्र रेखा को बल रेखा भी कहा जाता है। अब आइए इसको समझते हैं ये किस तरह से है। तो बेटे, आपने 10th क्लास में चुंबक के बारे में पढ़ा होगा। यह है बार मैग्नेट, ऋण चुंबक। इसमें 2 पोल है, एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपके 10th क्लास का एक कॉन्सेप्ट उसका यूज कर रहा हूं, ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। यह है ऋण चुंबक। इसमें 2 ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। हमें पता है कि चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जिस प्रकार से पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक उसी प्रकार है बेटे। तो यहां से आप जानते हैं उत्तरी ध्रुव से बल रेखाएं बाहर निकलती है, ऐसा आप सभी को पता होगा। और ये बल रेखाएं वापिस कहां एंटर कर जाती है? ये बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में एंटर कर जाती है। ऐसा कुछ होता है बेटे। यहां से बल रेखाएं बाहर निकली और ये बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश कर जाती है। अब अगर मैं आपसे कहूं क्या ये बल रेखाएं आपको नजर आती है? नहीं। तो ये क्या हो गया बेटा? एक काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं इस ऋण चुंबक के चारों ओर एक वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और इस काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? चुंबकीय बल रेखाएं। दोबारा ध्यान दीजिए, चुंबक के चारों ओर के अदृश्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इससे जो बल रेखाएं बाहर निकलती है उसे क्या कहा जाता है? चुंबकीय बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर होता है कि कोई भी आवेश हो, या तो आवेश पॉजिटिव होगा या आवेश नेगेटिव होगा। तो इस आवेश के चारों ओर क्या होगा? इस आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, और इस विद्युत क्षेत्र किसके कारण होगा बेटा? ये बल रेखाओं के कारण होगा। ये बल रेखाएं इस तरह से हो सकती है, ठीक है। ये हो गया। अब इस बल रेखाओं के बारे में और इसकी बातें पढ़ते हैं बेटे। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई बल रेखा है, ठीक है। क्या चीज है ये? विद्युत क्षेत्र रेखा। अब इस पे कोई पॉइंट्स मान लिए मैंने, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C। क्या लिखा है यहां पर? किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, क्षेत्र रेखा कहलाती है। अब देखो यहां पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं जो इसको स्पर्श करे, तो ये क्या हो गया? इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो गई। इसको लिखा मैंने E1 वेक्टर या EA वेक्टर, इसको लिखा मैंने EB वेक्टर, और इस यहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो उसे क्या लिखूंगा? EC वेक्टर। आपको जो लॉजिकली बात ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है? एक तो इसकी डेफिनेशन ध्यान रखना है, और जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की
दिशा को प्रदर्शित करती है। आइए बेटा इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपने पहले भी नोट कर लिया होगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ गुणधर्म पढ़ेंगे, तो एक एक करके मैं आपको समझाता भी जाऊंगा और इसको आपको लिखना भी है। देखिए बेटे, प्रॉपर्टीज, ये इसके गुणधर्म है, वन बाय वन करके। पहला गुणधर्म है इसका, फर्स्ट गुणधर्म, अगर कहीं पर धनात्मक आवेश है, अगर किसी स्थान पर धनात्मक आवेश है तो उससे निकलने वाली, उससे बल रेखाएं बाहर निकलेगी और वो कहां तक जाएगी, वो अनंत तक गति करेगी। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। जैसे प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था आपको डायग्राम भी ध्यान रखना है। अगर किसी स्थान पर धन आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो उससे बल रेखाएं बाहर निकलेगी और कहां तक जाएगी, अनंत तक गति करेगी। क्लियर है बेटे? ठीक। सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड पॉइंट, अगर किसी स्थान पर ऋणात्मक आवेश है, डायग्राम से ही याद कर लीजिए, यदि किसी स्थान पर ऋणात्मक आवेश है तो बल रेखाएं क्या होगी, बल रेखाएं उस आवेश में प्रवेश करेगी और ये आएगी कहां से, ये अनंत से गति करते हुए इस ऋण आवेश में प्रवेश करेगी। हो गया बेटे दोनों बातें ध्यान। पॉजिटिव के लिए बाहर निकलेगी और नेगेटिव के लिए अंदर प्रवेश करेगी। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट देखिए, अगर किसी स्थान पर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश उपस्थित है तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, पॉजिटिव के लिए बाहर निकलता है और नेगेटिव के लिए क्या करता है, ये प्रवेश करता है। ठीक है बेटा, इस तरह से बन जाएगा, ये पॉजिटिव से बाहर निकला और नेगेटिव से के अंदर आ गया। लेकिन सभी बल रेखाएं नहीं होगी, कुछ बल रेखाएं धनात्मक से बाहर निकलकर ऋणात्मक में प्रवेश करेगी और बाकी बल रेखाएं धनात्मक के लिए अनंत तक जाएगी और इसके लिए अनंत से आ जाएगी। क्या बेटे ये बात भी समझ में आई आपको? अगला पॉइंट देखिए, अगर किसी स्थान पर तो धनात्मक आवेश उपस्थित है, दोनों पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव के लिए क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलता है। इसके लिए भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, इस तरह से बन जाएगा। और यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है कि इसके जो बीच का क्षेत्र होगा वहां पर कोई भी बल रेखा नहीं पहुंच पाएगी, उसे कहा जाएगा उदासीन क्षेत्र। एक बार चारों पॉइंट को दोबारा ध्यान दीजिए। पहली प्रॉपर्टी है, यदि किसी स्थान पर धनात्मक आवेश है तो बल रेखा धनात्मक आवेश से बाहर निकलेगी और ये अनंत तक गति करेगी। सेकंड पॉइंट, यदि किसी स्थान पर ऋणात्मक आवेश है तो बल रेखा अनंत से आएगी और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करेगी। पॉजिटिव के लिए बाहर निकलना और नेगेटिव के लिए अंदर आना। याद करो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बल के बारे में बताया था कि विद्युत क्षेत्र में धनात्मक पर बल बाहर लगता है और ऋणात्मक में बल अंदर लगता है। याद आया? पॉजिटिव के लिए बल बाहर लगता है और नेगेटिव के लिए बल अंदर लगता है। आगे बेटे बात समझ में? अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो कुछ बल रेखाएं पॉजिटिव से बाहर निकलकर नेगेटिव में आ जाएगी, बाकी बल रेखाएं अपना वैसा ही काम करेगी जैसा यहाँ पर हो रहा था। चौथा पॉइंट, अगर दो पॉजिटिव आवेश है तो क्या होगा बेटा, बल रेखा इसके लिए भी अनंत तक जाएगी, इसके लिए भी अनंत तक जाएगी और इसके जो बीच का रीजन होगा, जो बीच का क्षेत्र होगा, वहां पर कोई बल रेखा नहीं पहुंच पाएगी और ऐसे क्षेत्र को उदासीन क्षेत्र कहा जाएगा। इसको आपने नोट कर ही लिया होगा। अगला पॉइंट देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। इसको आपको मैं इसको 5वां नंबर डालता हूं और इसको देखो यहां देखिएगा, दो क्षेत्र रेखाएं, दो क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र रेखाओं का मतलब बल रेखा है, या इसको आप ब्रैकेट में बल रेखा भी लिख सकते हो। बल रेखा, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी
एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। पहले लिखेंगे, इसको समझेंगे बाद में। कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि ऐसा करने पर एक ही स्थान पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, जो दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। ठीक है बेटे, ये हो गई बात। तथा फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? तथा एक ही स्थान पर दो दिशाएं, एक ही बिंदु लिख सकते हो आप, एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं होती। एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं होती। अतः दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब इसको समझते हैं। तो देखो बेटा, ये तो हो गया स्टेटमेंट, दोबारा ध्यान दीजिए। दो क्षेत्र रेखा है, मान लीजिए एक क्षेत्र रेखा और एक ही क्षेत्र रेखा है। दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इस तरह से कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। अगर वो काटती तो क्या होता? क्योंकि ऐसा करने पर एक ही स्थान पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी, जो दो दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। क्यों? क्योंकि स्पर्श रेखा दिशा को ही प्रदर्शित करती है, यहाँ पर क्षेत्र की। तथा एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं होती। अतः दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। देखो, इसमें जो प्रश्न पूछा गया था, या तो ये गुणधर्म के रूप में पूछा जाएगा, या ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, कारण बताइए। एक नंबर में प्रश्न होता है। तो बेटा आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये क्षेत्र रेखा नंबर 1 है और ये क्षेत्र रेखा नंबर 2 है। ठीक है बेटे, ये क्षेत्र रेखा नंबर 2 है। इस पर ये पहली क्षेत्र रेखा और ये दूसरी क्षेत्र रेखा। अब ये काट गई एक दूसरे को। तो देखिए, एक इसका पॉइंट ये रहा, ये जहां पर काटी है वो वाला ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखें तो एक इसको नंबर 1 नाम दे दिया और इसको नंबर 2 नाम दे दिया। तो पहली वाली स्पर्श रेखा, पहली वाली बल रेखा पर अगर मैं मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये ऐसा बनेगा। देखिए इधर, ये इस तरह से, ये इस लाइन को स्पर्श करते हुए निकला। एक दिशा तो ये हो गई, और एक ये इसको स्पर्श करते हुए निकलेगा। तो इसी बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची गई, एक इस वाले के अकॉर्डिंगली और एक इस वाले के अकॉर्डिंगली। यानी एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची गई, जो दो दिशाओं को प्रदर्शित कर रही है, और एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं होती। अतः ये कभी होगा नहीं। एक बार और समझाता हूं मैं आपको, एक बार और देखिए बेटे, ये एक स्पर्श रेखा और एक स्पर्श रेखा ये वाली है। इसको नाम दिया मैंने फर्स्ट और इसको नाम दिया मैंने सेकंड। ठीक है, अब यहां पर देखिए, आप इस जगह गौर कीजिएगा। इस पॉइंट पर एक बार इस वाली क्षेत्र रेखा के अनुदिश स्पर्श रेखा खींची गई और एक बार इसके अनुदिश स्पर्श रेखा खींची गई। एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची गई, जो दो दिशाओं को प्रदर्शित कर रहा है, और एक ही बिंदु पर दो दिशाएं संभव नहीं होती। अतः ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। आइए बेटे, अगला पॉइंट देखते हैं, समरूप व असमरूप विद्युत क्षेत्र। नाम से ही समझ में आ रहा है, एक समरूप है यानी समान है, और एक
असमरूप है, असमान है, असमान विद्युत क्षेत्र। अब इसको समझते हैं। तो समरूप विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, पहले लेते हैं समरूप। समरूप विद्युत क्षेत्र, तो देखिए बेटा इसकी डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए और इसके डेरिवेशन आगे आएंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण मतलब समझते हो ना, परिमाण का मतलब होता है मान, वैल्यू। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा दोनों एक समान हो, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बेटे इन बातों को आप सीरियसली लेते हुए समझते जाएं, क्योंकि ये आपके चुंबक वाले चैप्टर में भी आपके काम आएगा। यहाँ पर समरूप व असमरूप विद्युत क्षेत्र है, तो जब आप यूनिट नंबर 4 पढ़ेंगे, 3rd और 4th, तो वहां पर ये आपका आएगा समरूप व असमरूप चुंबकीय क्षेत्र। तो जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर बनेंगे वो हमारे एंटायर सिलेबस में ये काम आएंगे, पूरे सिलेबस में हमारे ये साथ चलता रहेगा। तो समरूप विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप, जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण यानी इसकी वैल्यू और उसकी दिशा दोनों एक समान हो, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है, समान हो, ऐसा क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखिए 11th क्लास में आपने वेक्टर में पढ़ा होगा समान सदिश और असमान सदिश। तो समान सदिश किसे कहा जाता था, ऐसे सदिश जिसका परिमाण व दिशा दोनों एक समान हो उसे क्या कहा जाता था, समान सदिश। और असमान, या तो परिमाण अलग अलग हो या दिशा अलग अलग हो या दोनों ही अलग अलग हो, उसे क्या कहते थे बेटे, असमान सदिश। तो देखिए बेटा अब मैं इसका डायग्राम बताता हूं आपको। मान लीजिए ये मैंने आपके लिए विद्युत क्षेत्र की लाइंस यहां पर ड्रॉ कर दी। ये क्या चीज है बेटा, ये है बल रेखा है। तो देखिए इस वाली बल रेखा की दिशा किधर की तरफ है, आई कैप की। इस वाली की दिशा किधर है, आई कैप। इसकी दिशा किधर है, आई कैप। यानी सभी बल रेखाओं की दिशा एक समान है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र। यानी अगर आप इसको यहां पर देखो तब भी इसकी तीव्रता का परिमाण सेम है, इसकी दिशा इधर की तरफ है। यहां देखो तब भी तीव्रता का परिमाण सेम है और दिशा समान है। यहां देखो तब भी तीव्रता का परिमाण सेम है, दिशा। अच्छा एक और एग्जांपल देखिए, अगर इस तरह की लाइन से ड्रॉ कर दूं मैं तब क्या होगा, ये भी कैसा क्षेत्र हो जाएगा, ये भी समरूप विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। यहां देखिए, चाहे यहां देखिए बेटे, इस पॉइंट पे देखिए तो क्या है इसकी दिशा, इस तरफ। यहां देखिए इस तरफ, यहां देखिए कहीं देखिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपके लिए लॉजिक हो गया ये कि समरूप विद्युत क्षेत्र को हमेशा समांतर बल रेखाओं द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। तो नोट डाल के आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट ये नोट है, नोट डाल के सब बच्चे लिख लेंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र को, समरूप विद्युत क्षेत्र को अंग्रेजी में इसको यूनिफॉर्म कहा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समरूप विद्युत क्षेत्र को समांतर बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान रहेगा, क्या क्या बात ध्यान रखनी, समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण व दिशा दोनों एक समान हो, समरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और प्रदर्शित कैसे करते हैं, समांतर बल रेखाओं द्वारा। अगर इसको ऐसे बनाऊं तो देखिए बेटा, इधर इसको नोट करना था आपको, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो क्या ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, हाँ बिल्कुल।
सभी की दिशा किधर है बेटा? सभी की दिशा इस डायरेक्शन में हो गई। अगर मैं ऐसे बनाऊं, क्या ये समरूप विद्युत क्षेत्र है? बिल्कुल है। सभी समांतर बल रेखाएं हैं, ये समरूप विद्युत क्षेत्र होगा। अब बात करते हैं असमरूप किसे कहा जाएगा। तो देखिए बी, असमरूप विद्युत क्षेत्र, असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा विद्युत क्षेत्र, पूरा लिख देता हूं मैं आपके लिए, ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसकी तीव्रता का परिमाण, इसकी तीव्रता का परिमाण अलग अलग हो या दिशा अलग अलग हो या दोनों ही, परिमाण और दिशा दोनों, दोनों का मतलब यहां पर कौन है? परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग हो, असमरूप, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ में आई? समरूप किसे कहा जाएगा? परिमाण, प्रत्येक बिंदु पर परिमाण सेम होना चाहिए और दिशा भी सेम होनी चाहिए, वो तो होगा समरूप। समरूप को कैसे डिनोट किया जाएगा? समांतर बल रेखाओं द्वारा। जैसे मान लीजिए ये बल रेखा हो गई, ये बल रेखा हो गई और इसके नीचे ये भी बल रेखा हो गई, तीनों एक ही लाइन के अकॉर्डिंग आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? समरूप। और अगर असमरूप किसे कहेंगे? तीव्रता का परिमाण अलग अलग हो, किसी बिंदु पर 1 आ रहा है, किसी बिंदु पर 2 आ रहा है, किसी बिंदु पर 3 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? अलग अलग है, तो हो जाएगा असमरूप। या दिशा अलग अलग हो, किसी की दिशा आई कैप में है, किसी की दिशा जे कैप में है, किसी की दिशा के कैप में है, वो भी असमरूप होगा। और दोनों ही अलग अलग हो तो भी असमरूप में होगा। अब असमरूप के डायग्राम देखिए। तो देखिए बेटा, इस पूरे ग्राफ कर देता हूं मैं। जैसे देख, जो आपने पहले डायग्राम बनाए थे उन्हीं को देख लीजिए। ये पॉजिटिव आवेश, बल रेखाएं निकल रही है पॉजिटिव के लिए बाहर की ओर, एक बल रेखा इधर जा रही है, 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 एक बल रेखा इधर, इस तरह से। तो देखिए इसकी दिशा, इस पॉइंट पे दिशा, इस दिशा इधर तरफ हो गया, इस पॉइंट पे दिशा इधर हो गया। तो प्रत्येक बिंदु पर दिशा अलग अलग है। यहां देखा तो दिशा इसके अकॉर्डिंग गई, यहां देखा तो दिशा इसके अकॉर्डिंग गई, यहां देखा तो दिशा इसके अकॉर्डिंग गई। तो ये क्या हो गया? ये हो गया असमरूप विद्युत क्षेत्र। तो जो हमने चारों डायग्राम बनाए थे, पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए, ये चारों ही डायग्राम काय के हैं? ये असमरूप विद्युत क्षेत्र के हैं। तो समरूप के लिए डायग्राम कैसा होगा? समरूप के लिए भी बताया, समांतर बल रेखाओं के द्वारा। बात क्लियर है बेटा? ये हो गया समरूप और असमरूप। अगला गुणधर्म देखते हैं, 7वां। देखिए अब यहां पर तीव्रता कहां पर प्रबल होगी और कहां पर दुर्बल होगी, उस पॉइंट को समझते हैं। तो देखिए बेटा, ये छठा पॉइंट है। जब बल रेखाएं बोलो चाहे क्षेत्र रेखाएं बोलो, जब क्षेत्र रेखाएं पास पास हो, जब क्षेत्र रेखाएं पास पास हो तो वहां तीव्रता प्रबल होती है, यानी ज्यादा होती है, तथा क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो तो तीव्रता दुर्बल होती है, यानी कम होती चली जाती है। अब इसको समझते हैं, ये कैसे, ये क्या बात लिखी था आपने, इसको समझाइए। तो देखिए बेटे, मान लीजिए ये पॉजिटिव आवेश है, ठीक है। अब इससे बहुत सारी बल रेखाएं बाहर निकल रही है, एक बल रेखा ये रही, एक बल रेखा ये रही, इस तरह से। और कोई भी दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी, इस तरह से बना सकते हो आप, ठीक है बेटे। अब मैं यहाँ पर इसको अच्छे से समझना, मैं 3 पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करता हूँ।
एक पॉइंट मैंने माना यहाँ पर बिंदु ए, एक पॉइंट मैंने माना यहाँ पर बिंदु बी, और एक पॉइंट माना मैंने बिंदु सी। तो देखिए यहाँ पर बिंदु ए पर जो क्षेत्र रेखा है वो कैसी है बेटा, पास पास है, यहाँ से बाहर निकल रही थी, कोई भी दो एक दूसरे को नहीं काट रही थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्षेत्र रेखाएं पास पास है, तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। फिर यहाँ देखेंगे यहाँ पर थोड़ी दूर हो गई, तो क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ये दुर्बल हो जाएगा। और बिंदु सी पे देखा तो ये क्षेत्र रेखाएं दूर दूर, जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो ये क्या होती जाएगी बेटा, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, देखो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ पे डिस्टेंस इतनी हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस इतनी हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस हो सकता है इतनी हो जाए। दोबारा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे ही बाहर निकला डिस्टेंस बहुत कम है, यहाँ डिस्टेंस इतनी हो गई, यहाँ डिस्टेंस थोड़ी और बढ़ गई, और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। तो क्या लिखा, जब क्षेत्र रेखाएं पास पास हो तो वहां तीव्रता प्रबल होती है, तथा क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो तो तीव्रता दुर्बल होती है। आइए इसको मैथमेटिकल समझते हैं। इससे पहले हमने बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, E = KQ/R²। K कांस्टेंट है, Q भी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो E समानुपात क्या होगा, 1/R²। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण घटता जाएगा, याद है। तो देखो यहां से इस पॉइंट से इसकी दूरी R1, यहां से दूरी R2, यहां से दूरी, सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सा बिंदु है, C, तो C की विद्युत क्षेत्र ज्यादा दूर है तो विद्युत क्षेत्र कम होगा। यानी जो पॉइंट जितना पास होगा उसकी तीव्रता उतनी ही ज्यादा होगी। या इसको यहां से भी समझ सकते हैं, अगर ये बल रेखा है पास पास होगी तो तीव्रता ज्यादा होगी, और दूर दूर होगी तो तीव्रता कम होती चली जाएगी। आगे बात समझ में। ऐसा ही बेटा चुंबक के साथ होता है, चुंबक का भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। चुंबक में भी देख लीजिए, ये बार मैग्नेट है, ये N पोल और ये S पोल, इससे बल रेखाएं बाहर निकलती है इस तरह से, यहां पर भी कोई दो बल रेखा आपस में एक दूसरे को नहीं काटेगी, इस तरह से। अब देखिए यहां पर ये क्या कहलाएगी, चुंबकीय बल रेखा है। ये सेम कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसा कि विद्युत क्षेत्र में, ठीक उसी प्रकार का है। अगर आप कोई लोहे की छड़ को यहां लेकर आएंगे जस्ट चुंबक के पास, तो वहां पर तीव्रता ज्यादा होगी। यहां पर रखोगे तो देखिए बल रेखाएं बढ़ती जा रही है, इनके बीच में डिस्टेंस, तो तीव्रता भी क्या होती जाती है बेटा, घटती जाती है। जैसे जैसे इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, दूर होती जाएगी, तो तीव्रता भी यहाँ पर घटती जाएगी। वैसा ही आवेश में था। तो बल रेखाएं अगर पास पास हुई, ये पास पास है, तो क्या होगा बेटा, ये पास पास हुई तो यहाँ पर तीव्रता ज्यादा होगी, और जैसे जैसे दूर होती जाएगी वैसे वैसे तीव्रता घटती जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। आइए बेटा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। 1 बाय 1 करके इसको पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हम लेते हैं ए विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में कहा जाता है इसे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, डाई का मतलब द्वि, और पोल का मतलब ध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो देखिए बेटा इधर समान परिमाण यानी सेम, यहां पर इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। समान परिमाण व आवेश की वैल्यू सेम होनी चाहिए। समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के मध्य की
दूरी अत्यंत अल्प हो, बहुत कम, अत्यंत अल्प हो, तो इस प्रकार बना निकाय, इस प्रकार बना निकाय, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, इस प्रकार बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समझे भी यहां पर परिमाण कैसा होना चाहिए, दोनों आवेशों का परिमाण सेम होना चाहिए, और प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, यानी एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी अत्यंत अल्प हो, तो इस प्रकार बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और देखिए बेटा, मान लीजिए कि ये कोई आवेश है और इससे कुछ डिस्टेंस पे दूसरा आवेश रखा हुआ है। इस आवेश, ये भी Q आवेश है और ये भी Q आवेश है, यानी कि अगर ये 1 कूलाम हुआ तो ये भी 1 कूलाम होगा, अगर ये 2 कूलाम है तो ये भी 2 कूलाम होगा, ये अगर 10 कूलाम है तो ये भी क्या होगा बेटा, 10 कूलाम। बट अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, बात समझ में आई, यानी ये -1 कूलाम और ये प्लस का 1 कूलाम, माइनस का 2 कूलाम प्लस का 2 कूलाम, यानी दोनों का परिमाण सेम होना चाहिए, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होनी चाहिए, और कम कितनी, ये होनी चाहिए बेटा एंग्स्ट्रॉम की कोटि की, यानी एंग्स्ट्रॉम की ऑर्डर का 10 की पावर -10। तो इस प्रकार बना निकाय ये क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। फॉर एग्जांपल HCl, NaCl एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल हो गए। तो देखिए बेटा HCl में क्या होगा, अगर आप इसके कंपोनेंट करें तो H प्लस और Cl माइनस, हाइड्रोजन का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु, इस पर आवेश कितना है, इस पर आवेश है +E और इस पर आवेश कितना है -E, और इन दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी एंग्स्ट्रॉम की कोटि की होगी। तो ये क्या हो गया HCl, ये एक विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। एक और एग्जांपल देखिए NaCl। तो देखो बेटा, इसके आप कंपोनेंट करोगे तो क्या आएगा, सोडियम Na+ और क्लोरीन माइनस, इस पर आवेश कितना है +E और इस पर आवेश कितना है -E, दोनों का परिमाण सेम है और इनके मध्य की दूरी कितनी है बेटे, बहुत अल्प होगी। परमाणुओं के मध्य की दूरी, परमाणुवीय दूरी बहुत कम होती है, एंग्स्ट्रॉम की कोटि की होती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं, डेफिनेशन आती है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है, तो समान परिमाण, यानी दोनों का परिमाण सेम होना चाहिए, और प्रकृति कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, और दोनों के मध्य की दूरी एंग्स्ट्रॉम या अल्प होनी चाहिए। तो इस प्रकार बना निकाय, इस प्रकार बना सिस्टम क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो एक एक करके पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ये डेफिनेशन है और इसका एग्जांपल है HCl और NaCl। ये नोट करने के बाद अब कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे। अभी विद्युत द्विध्रुव आपको अभी पढ़ेंगे, पहले इसके 1-2 पॉइंट्स आप ध्यान रखें। देखिए बेटा, पहला पॉइंट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। पहला पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रेखा
अक्षीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? अक्षीय रेखा। इसका एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया, ये एक्सिस लाइन कहलाएगी। क्या कहेंगे इसे? अक्षीय रेखा कहलाती है। इसी प्रकार अगला स्टार पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के लंबवत गुजरने वाली रेखा, इसे स्पेसिफिक नेम कहा जाएगा। तो गुजरने वाली रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है। बात समझ में आई बेटा? एक बार डायग्राम में देख लीजिए, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव किसे कहा जाता है? एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश, दोनों के मध्य की दूरी अत्यंत अल्प होती है। माना कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2a, इसको 2a से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ऐसा क्यों? ये आपको थोड़ा अगले वीडियो लेक्चर में समझ में आएगा। क्योंकि देखो बेटा, इधर थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। इन दोनों के बीच की दूरी अगर 2a है और ये मध्य बिंदु है O, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? a, और ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a। अच्छा, तो इधर देखिए, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रेखा, एक लाइन तो ये कौन सी हो गई? इसे कहा जाएगा अक्षीय रेखा। इसको ध्यान रखना, दोबारा ध्यान दीजिए। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश उसी लाइन को क्या कहा जाएगा? अक्षीय रेखा। दूसरा पॉइंट, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु के लंबवत गुजरने वाली रेखा, इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा निरक्षीय रेखा। ये हो गया आपका कंप्लीट। दोबारा ध्यान दीजिए, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों के मध्य की दूरी अत्यंत कम हो, अत्यंत अल्प हो, तो इस प्रकार बना निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एग्जाम्पल HCl, NaCl। पहला स्टेप पर विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश रेखा अक्षीय रेखा कहलाएगी, और मध्य बिंदु से लंबवत गुजरने वाली रेखा वो क्या कहलाएगी? वो निरक्षीय रेखा कहलाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते जाए और अपने नोट्स में भी इसको प्रिपेयर करते जाए, और सारे वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली लीजिए। जो बच्चे सारे वीडियो लेक्चर्स देखेगा उसे ये समझ में आता चला जाएगा, और जो मक्कार है वो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। देखिए बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगला पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव को तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहता है, और आघूर्ण को मोमेंट। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए बेटा इधर, अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आती है। इसकी डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन क्या होगी? तो डेफिनेशन देखिए इधर, किसी विद्युत द्विध्रुव में कोई भी विद्युत द्विध्रुव ले लीजिए, किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों का परिमाण सेम है, किसी भी एक का परिमाण ले लीजिए, किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य की सदिश दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की सदिश दूरी जो कितनी है बेटा? 2a वेक्टर। बात समझ में? किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण व दोनों आवेशों के मध्य की सदिश दूरी का, वैसे यहां पर गुणनफल कहा जाता है,
और गुणनफल यहाँ पर अदिश होगा। गुणनफल दो प्रकार के होते हैं, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में। जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट जिसे अदिश गुणनफल भी कहा जाता है, और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट जिसे सदिश गुणनफल भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि अधिक सदिश दूरी का अदिश गुणनफल जिसे डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, अदिश गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब इसमें स्टार पॉइंट, इसे किसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसे पी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक स्पेसिफिकेशन मार्क है। जैसे फोर्स को एफ वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी वेक्टर द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब इधर देखिए बेटा, ये कोई आवेश जिसे मान दिया -q, इसे मान दिया +q, दोनों का परिमाण सेम होगा और दोनों के बीच की दूरी है 2a वेक्टर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p वेक्टर बराबर क्या कहा, किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण को कैसे लिखा जाता है, यहां पर मॉड का सिंबल लगा दिया जाए। किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की सदिश दूरी, यानी जो दूरी आ रही है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर, जिसे विस्थापन भी कहा जाएगा, के मध्य की सदिश दूरी, और इस डॉट का मतलब क्या है, का अदिश गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये है बेटा इसकी परिभाषा। दोबारा ध्यान दे लीजिए, देखो इधर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, दोनों सेम है, किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लीजिए, ये -1 ये +1 तो 1 लोगे, ये -2 + 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे, -10 + 10 तो यहाँ 10 लिखेंगे। तो किसी भी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की सदिश दूरी यानी 2a वेक्टर, इन दोनों का अदिश गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। बात क्लियर हो गई, दोनों पॉइंट समझ में आ गए, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए बेटा इधर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, वेरी इंपॉर्टेंट, Q का मात्रक कूलाम, और दोनों के मध्य की सदिश दूरी हो चाहे विस्थापन, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर, cm, कूलाम इंटू मीटर। क्लियर है बात। विमा क्या हो जाएगी बेटे, इधर देखिए विमा देखो इधर, विमा कितनी होगी, देखो आवेश की विमा a1 t1 और दूरी की विमा l1, तो बेटा p वेक्टर की विमा कितनी हो गई, a1 t1 और l1। बात समझ में, ये इसकी विमा हो गई। अच्छा, ये जो मात्रक है कौन सा है, ये SI मात्रक कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलाम इंटू मीटर, और विमा हो गई a1 t1 l1। और एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की CGS इकाई, CGS मात्रक, जैसे दूरी का CGS मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का CGS मात्रक ग्राम होता है, इसी तरह से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का CGS मात्रक आप डायरेक्ट लिखना है इसको d बाई, बात समझ में आई, हिंदी में लिखो तो d बाई। तो ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ बेटा, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इससे पहले जो मैंने पढ़ाया आपको उसके बारे में भी आप डिटेल से पढ़िएगा। आज का यहाँ टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है, आप इसको नोट्स में प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, थैंक यू।